अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 14 एंड पार्ट बी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को लेक्चर के नंबर में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 14 2 डेज़ के लिए था, जिसका एक पार्ट आप लोगों ने ट्यूसडे को करना था और एक पार्ट है वेडनेसडे के लिए। तो आज के लिए आपका पार्ट बी जो है उसमें आप लोगों ने करना है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 15 जो है वो भी 2 डेज़ के लिए है। तो 15 का एक पार्ट जो कि कल आप करेंगे थर्सडे को, वो इसी में इंक्लूडेड है और फ्राइडे के लिए आपकी न्यू वीडियो होगी, ठीक है। तो आज वेडनेसडे की डायरी स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे की डायरी में आएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। थोड़ा सा पहले आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करती चलूं कि आपको याद है या नहीं, हम कहाँ पढ़े थे, रिकॉल करवा देती हूँ थोड़ा सा। हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे। उन सोर्सेज में सबसे पहली चीज कोल के बारे में स्टडी किया था। कोल को स्टडी करते हुए फिर उसके आगे बहुत सारी फ्रैक्शंस को स्टडी किया कि कोल जो है हमारे पास कोल ब्लैकिश जो है एक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ना कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड पड़ा था। अब कोल की फिर कार्बोनाइजेशन होती है। कार्बोनाइजेशन के बाद वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें आपने देखा हमारे पास कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल तार एंड कोक, ये सारी की सारी फ्रैक्शन स्टडी की आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है पेट्रोलियम। तो जिस तरह से कोल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पेट्रोलियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। पहले इसको समझ लें, उसके बाद इसकी हेडिंग्स भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, उनको नोट करना है। पेट्रोलियम आपके पास क्या है, एक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है, डार्क ब्राउन या फिर ग्रीनिश कलर में। अब ये लिक्विड बना किस चीज से, इसकी कंपोजिशन क्या है और ये किस तरह से वेरी करता है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है इन वाटर, ठीक है। और उसके साथ सॉल्ट्स और बहुत से अर्थ के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो अगर पेट्रोलियम को हम देखें तो पेट्रोलियम इज जस्ट liquid state of hydrocarbons in which solid, liquid and gaseous hydrocarbons are mixed in different fractions और in different ratios। और उसके साथ साथ डिफरेंट सॉल्ट्स और अर्थ के पार्टिकल्स भी मिक्स हुए होते हैं इनटू वाटर। और ये सारी की सारी चीजें मिक्स होकर एक लिक्विड बना रही है जो ब्राउनिश या फिर सॉरी डार्क ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की कंपोजिशन देखने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि पेट्रोलियम जो है हमारे पास कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये एक जैसे कि अभी आपने देखा कि गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो इसकी की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो प्रोडक्ट्स है वो लास्ट चैप्टर में डिस्कस की गई है। वहां से आप उनके प्रोडक्ट्स के नाम अगर देखना चाहें तो सिर्फ नाम देख लें, क्योंकि वहां पे जाके डिटेल में आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है, अगर हमें पता है कि एक मिक्सचर है हमारे पास, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। ये भी मिक्सचर को सेपरेट करने का एक तरीका है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर सेपरेट करते हैं। आप मिक्सचर को हीट करना शुरू करो, जिस जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वेपर्स बन के वहां से स्केप होता जाएगा। उन वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस कर लिया जाए तो हमारे पास इस तरह से एक मिक्सचर में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। इससे पहले आपने कोल में जो पढ़ा था वहां पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या देखा था कि एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हम कोल को हीट करें, एक्सेसिव हीट करें, तो फिर वो डिफरेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस से लिक्विड फॉर्म तक वो भी जा रहा था, इवन सॉलिड स्टेट लास्ट में कोक उसकी ऑब्टेन हो रही थी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इन दोनों का कंपैरिजन आपने माइंड में रखना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि हम मिक्सचर को हीट करते हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर जितने भी कंपोनेंट्स में मौजूद हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे हम उसकी फ्रैक्शंस को सेपरेट करते जाते हैं। अब अगर पेट्रोलियम की बात करें तो इसमें से हमें डीजल और केरोसिन ऑयल और इसके साथ साथ बहुत सी और फ्रैक्शंस मौजूद हैं जो कि हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसको अगर आप लोग देखें तो चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर जो है बुक का, उसमें बताया हुआ है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल, फ्यूल ऑयल और रेजिडुअल ऑयल, ये सारी की सारी डिफरेंट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, जिनमें से कुछ से आप वाकिफ होंगे। फ्यूल ऑयल, डीजल और केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल कहते हैं मट्टी के तेल को, उससे आप लोग वाकिफ होंगे कि ये सब हमारे पास फ्यूल की फॉर्म में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं।
तो इसकी अगर आप लोग देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस आप गेस कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक चीज नहीं है, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट फ्यूल कंपाउंड, वो सब के सब एज अ फ्यूल यूज हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहली आपके पास है कॉम्पोजिशन। हेडिंग्स में आपको मार्क करवाती हूँ, बुक्स ओपन करें, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। बुक पे है पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 ओपन करें तो पेट्रोलियम की जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो है उसकी डेफिनेशन, जहां पे लिखा हुआ है इट इज अ डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है। उसकी नेक्स्ट जो लाइन स्टार्ट हो रही है इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, वहां से हेडिंग स्टार्ट होगी कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन के बाद है आपके पास इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो रही है, पेट्रोलियम इज अ मेन सोर्स, यहाँ से इंपॉर्टेंस लेके और वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पॉइंट को हाईलाइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल गैस, ये भी आज की डायरी का पार्ट है। नेचुरल गैस क्या होता है? ये बहुत से लो मोलेकुलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। लो मोलेकुलर वेट का मतलब क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो 2, 3, 4 और 5 मतलब बहुत कम नंबर ऑफ कार्बन पे कॉन्सिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लो मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन। अब बहुत से लो मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन मिक्स होकर एक गैसियस स्टेट पर आते हैं जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस बेसिकली 85% मीथेन पर कॉन्सिस्ट करती है। मीथेन अगर थोड़ा सा माइंड को पीछे लेके जाएं, याद करें क्या पढ़ा था, 2 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन। मीथेन 85 एक ऐसा गैस का मिक्सचर जिसमें 85% मीथेन हो और उसके साथ साथ ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन डिफरेंट परसेंटेजेस में मौजूद हो, लेकिन 85% से मीथेन होने चाहिए। तो वो मिलकर क्या बना रहे हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने याद रखना है मेजर कंपोनेंट जो है वो मीथेन है और उसकी अमाउंट भी याद रखनी है 85% है। उसके बाद अगर इसके ओरिजिन की तरफ देखें तो नेचुरल गैस जो है ये कोल और पेट्रोलियम से बहुत मिलता जुलता है, तो इसलिए इसकी अमाउंट भी वही है, जहाँ ये ओरिजिन भी इसका वही है जहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक ही जगह से रिसीव किए जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, जहाँ से जमीन से कोल और पेट्रोलियम निकलता है वहीं पर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की रिसोर्सेज भी मौजूद होते हैं। इसकी आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम बुक में जो दी गई है, कहाँ अर्थ क्रस्ट के नीचे गैस, पेट्रोलियम, वाटर, ये सारी चीजें तकरीबन एक ही डिपॉजिट में मौजूद होती हैं। उसके बाद नेचुरल गैस यूज कहाँ पे हो रहा है? नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर यूज होता है। घरों में हम जो स्टोव वगैरह चूल्हे जलाने के लिए जो गैस यूज कर रहे हैं उसमें भी नेचुरल गैस है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी एज अ फ्यूल ये यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पर जो यूज होता है वो है सीएनजी की फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ इसकी आप हेडिंग्स मार्क कर ले तो डेफिनेशन है, इसकी हेडिंग्स में आएगा डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगी कंपोजिशन। द मेन कंपोनेंट इज 85%, ये है कंपोनेंट। उसके बाद ओरिजिन की हेडिंग आ रही है, लिखा हुआ है ओरिजिन लास्ट लाइन में। पेज नंबर 64 पे आए तो नेचुरल गैस इज यूज्ड, यहाँ से स्टार्ट करें यूजेस, ठीक है। उसके बाद है आपका जो आज का लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा नेचुरल गैस पे। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है प्लांट्स, और ये है आपकी थर्सडे की डायरी, ठीक है। प्लांट्स अब कैसे हमारे पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो प्लांट से 4 मेजर सोर्सेज हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, 4 मेजर कंपोनेंट्स ले रहे हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स, ठीक है। अब प्लांट से ये चीजें कैसे कैसे ऑब्टेन की जा रही है इसको भी देख लें। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म जो प्लांट्स हम ऑब्टेन करें और ग्लूकोज, इसके साथ साथ सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म्स है और ये भी प्लांट से ही ऑब्टेन की जाती है, जो कि डिफरेंट कामों में यूज हो रही है। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन्स के लिए माइंड में आता है कि प्रोटीन तो मीट ही कंपोनेंट होता है, मीट से ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट्स कैसे प्रोटीन का एक सोर्स है? तो प्लांट जो है, प्लांट से हम पल्सेस ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, तो ये जितनी भी दालें वगैरह हमें प्लांट से ली जाती हैं इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन के दोनों सोर्सेज लेना बहुत जरूरी है, डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी और एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी, ठीक है। तो आपने इसके सोर्स याद रखने हैं कि प्लांट में पल्सेस और बीन्स में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। और ये बनती कैसे है प्रोटीन? प्लांट की रूट्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो जैसे जैसे नाइट्रोजन फिक्स करवाते जाते हैं तो प्लांट्स में प्रोटीन प्रिपेयर होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल्स। तो ऑयल्स में याद रखें प्लांट के अंदर जितने भी सीड्स हैं, जो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास अब हम कॉमन सी एग्जांपल देती है, ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा। ऑलिव ऑयल कहाँ से मिलता है? ऑलिव से मिलता है। इसी तरह से बहुत से सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है,
कोकोनट ऑयल है, ये सब के सब ऑयल्स कहाँ से लिए जा रहे हैं? क्या ये जमीन से निकलते हैं? नहीं, ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं। कुछ ऑयल्स जमीन से निकल रहे हैं लेकिन वो मिनरल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। कुकिंग ऑयल वगैरह जितने भी हम कुकिंग में यूज कर रहे हैं ये प्लांट से लिए जाते हैं। आप जैसे कि सरसों के तेल है जो, वो सरसों के बीज से लिया जाता है, जो कि आपके पास सरसों के बीज हैं। इसी तरह कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारे के सारे ऑयल्स इन सीड्स में से एक्सट्रैक्ट करवाए जाते हैं। सीड्स में से एक्सट्रैक्ट करवाए जाए तो ये भी प्लांट बेस्ड हो गए। फिर विटामिन की अगर बात करें, हमारे पास बहुत से प्लांट से लिए जाने वाले फ्रूट्स जो है वो विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे एप्पल है आपके पास, और सिट्रस फ्रूट जितने भी आप देख लें, अब आप कॉमनली आजकल बहुत सुन रहे होंगे कि सिट्रस फ्रूट जो है वो विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। तो आप ये देखें कि विटामिन भी हमारे पास प्लांट से ही लिए जा रहे हैं। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है, नेचुरल सोर्स में आते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, प्रोटीन ऑब्टेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स एंड बीन्स। ये ऑयल्स हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट एंड ग्राउंडनट ऑयल। विटामिन की अगर बात करें तो फ्रूट्स में से हमें बहुत से विटामिन की टाइप्स जो है वो ऑब्टेन हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। तो इस टॉपिक में कोई नई चीज नहीं है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पुराना कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जब तक इम्प्लीमेंटेड रही तब तक साइंटिस्ट यही समझते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब वूलर ने 1828 में यूरिया को प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो यूरिया की प्रिपरेशन के बाद एक साइंस की एक न्यू ब्रांच सी ऑर्गेनाइज हो गई कि साइंटिस्ट ने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और अब हमारे पास मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब यूज कहाँ पे हो रहे हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं? तो ये ड्रग्स, मेडिसिन, फ्लेवर्स, जैसे फूड के फ्लेवर्स होते हैं ना, हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में इतने फ्लेवर्स हैं, जूसेस में इतने फ्लेवर्स हैं, ये सब फ्लेवर्स कहाँ से आते हैं? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक, पेंट, फाइबर्स, रबर, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं अब उनको हम आर्टिफिशियली लैब में भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो नेचुरल सोर्स है वो तो लिमिटेड स्टॉक है, तो उसको लैब में प्रिपेयर करके हम अपने नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। इसी के साथ आपने फ्राइडे की डायरी, सॉरी थर्सडे की डायरी में ही टेस्ट योरसेल्फ 11.3 भी करनी है। थैंक यू।